नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शादी या बर्बादी। मेरा नाम सैफाली है। मैं अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में रहती थी और इन दिनों मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे यह शादी नहीं करनी थी क्योंकि मेरा किसी और से अफेयर था। मैं उसी से शादी करना चाहती थी। आज मेरी शादी हुई और विदाई होते ही गवार किसान के साथ उसके घर चली आई। सफ़र 4 घंटे का था, लेकिन मुझे 4 जन्म लग रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी डर के कारण बर्बाद कर लिया क्योंकि मैं पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाई कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। 2 दिन तक शादी की सारी रस्में चलती रहीं। उसके बाद मैं अपने कमरे में आई और अपनी किस्मत में रो रही थी, आंसू बहा रही थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी और जैसे ही मेरा पति कमरे में आया, मेरा घूंघट उठाया, मेरी नज़रें मिली। मैंने देखा वह इतना सांवला था, उसको देखते ही मुझे घिन आ रही थी और वह हँस रहा था। ना उसकी हँसी अच्छी थी, ना उसके बोलने चालने का ढंग। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी आई। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत जवाब दिया, और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम जैसे गँवार और बदसूरत पति आया। यह सुनकर उसके चेहरे का रंग दब गया। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था मनोज पर ही सारा भड़ास निकाल दूं। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती इस आदमी से मेरी शादी कर दी और उसकी खूब तारीफ कर रहे थे कि रईस खानदानी है, खूब जमीन जायदाद है, उसका खुद का खेत है, अपने पैरों पर है, तुम बहुत खुश रहोगी। क्या खुशी अच्छे खानदान और पैसों से ही मिलती है? मेरा कोई इच्छा नहीं होता? कोई मन नहीं है क्या? लड़कियों की कोई ख्वाहिश नहीं होती? मेरे मन में जो आ रहा था, मैं उसको उल्टा सीधा सुनाए जा रही थी। मनोज बोला, सैफाली, तुम मुझे इतना क्यों सुना रही हो? तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, तुम्हारे और मेरे में क्या बराबरी है? तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपना शक्ल भी आईने में देखा है? न तुम पढ़े लिखे हो, न शक्ल सूरत में खास हो। मेरे पिता ने इस नर्क में झोंक दिया। क्या देखा तुमने? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने पति की खूब बेइज्जती कर रही थी। रोते रोते मैंने कहा, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। वह तुम्हारे मुकाबले बहुत अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा है। तुम्हारी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इतना सुनकर मनोज का मन उदास हो गया। वह कमरे से बाहर चला गया। यह सच है, मैं सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करती थी और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों शादी करने वाले थे। हम घंटों बातें करते, पार्क में एक दूसरे से मिला करते थे और मेरे पापा ने लाख मना करने के बावजूद इस गवार से शादी करके मेरी किस्मत ही फोड़ दी थी। थोड़ी देर बाद मनोज कमरे में आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह अपना चेहरा धो कर आया था। मुझे लगा वह खूब रोया है। उसने अलमारी खोला और चादर ली, जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया और मैं भी चुपचाप पलंग पर सो गई। सुबह हुई, वह सीधा काम पर चला गया। न मैं उससे बातें करती, न वह मुझसे बातें करता। हम दोनों अजनबी की तरह कमरे में रहते थे। जब शाम को खेत से काम कर आता, पसीनों में भीगा रहता। कभी उसके कपड़े से गोबर की बदबू आती,
कभी पसीने की बदबू आती। मुझे यह सब घिन लगता। मैं गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती और वह फ्रेश होकर बाहर आता तो मुझे उसके साथ ही खाना खाना पड़ता। नहीं तो मेरी सास पूछती, क्या बात है? मेरे ससुराल का रिवाज था, सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। मैं एक रोटी जल्दी से खाकर उठ जाती। हालांकि मुझे भूख रहती, पर मैं उसके साथ बैठना ही मुझे मंजूर नहीं था। शायद वह यह बात समझ गया था कि मैं उसके सामने नहीं खा पाऊंगी, तो अगले दिन से वह भी एक रोटी खाता और आधे पेट ही खाकर उठ जाता। अब मैं आराम से जितनी भूख होती शांति से खाती। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता और खाना भी आधा पेट खाता। मुझे यह बात समझ में आता कि उसका एक रोटी में पेट नहीं भरता, पर मुझे क्या लेना देना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं हर समय बस अपने पहले प्यार सिद्धार्थ के बारे में सोचती रहती और मुझे उससे बात करने की तड़प होती, पर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरी माँ ने शादी से पहले वह फ़ोन मुझसे ले लिया था, क्योंकि यहाँ गांव में औरतें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर मैंने अपना शर्म लिहाज छोड़ दिया और मनोज से उसका फ़ोन मांगा। मैंने कहा, मुझे सिद्धार्थ की बहुत याद आ रही है, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगी। मनोज मुझे हैरानी से देखता रहा, हक्का बक्का हो गया, पर मैं उसका फ़ोन उसके हाथों से छीनकर उसके ही सामने अपने कमरे में बात करती और मनोज चटाई पर लेटे लेटे सो जाता। मुझे कोई शर्म नहीं आती और यह रोज का काम हो गया। रात को मैं सिद्धार्थ से बातें करती और मनोज चुपचाप उसी कमरे में सो जाता। सिद्धार्थ को अपनी सारी तकलीफ़ें रो रो के बयान कर दिया था कि मैं यहाँ पर कितनी दुखी हूँ उसके बिना, और सिद्धार्थ अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। मुझे सिद्धार्थ से बात करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं छत पर चली गई। घर के सभी सदस्य सो रहे थे, इसलिए मैं आराम से बात कर रही थी। इतने में पीछे मुड़ के देखा, मेरी जेठानी जी खड़ी थी। शायद उन्होंने सारी बातें सुन ली थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर के सभी सदस्य उठ गए और मेरी जेठानी ने सब बातें बता दी। पति के होते हुए भी गैर मर्द से रिश्ता रखती है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं है। पीछे पीछे मनोज भी आंख मलते हुए आधे नींद से उठकर आ गया। उसने कहा, क्या हुआ, क्यों सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं? मेरी जेठानी ने सारी बातें बताई और सब लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगे और मैं घबरा गई। फिर थोड़ी देर में मुझे लगा, अच्छा हुआ जो सबको पता चल गया। कम से कम मुझे यहाँ के लोग भगा देंगे और मैं मायके चली जाऊंगी। सिद्धार्थ से मेरी मम्मी पापा मजबूरी में शादी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनोज ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा कि मुझे अपने पत्नी पर पूरा भरोसा है। वह किसी लड़के से नहीं, बल्कि अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। ऐसा कहकर उसने सबको चुप करा दिया। सब अपने अपने कमरे में चले गए। मनोज भी चला गया। मनोज के पीछे पीछे मैं आई और बोली, अपना बड़प्पन दिखाने की क्या जरूरत थी? सबको सच सच बता देते तो मुझे अपने घर जाने का मौका मिल जाता। परेशान होकर मम्मी पापा मेरी शादी सिद्धार्थ से करा देते। इतना महान बनने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम पर आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैफाली, तुम्हारी माँ बाप की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी इज्जत मेरी इज्जत। अगर वह लड़का तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है इज्जत के साथ, तो मैं 2-4 दिन में उसके पास जरूर ले जाऊंगा।
तुम्हारे सारे आरोप अपने सर पर ले लूँगा। मुझ पर विश्वास रखो और तुम्हें बड़े आराम से तलाक दे दूँगा। तुम अपने घर चली जाना और बाद में उस लड़के से शादी कर लेना। तुम्हें तलाक लेने के लिए मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे माता-पिता तुम पर कोई आरोप भी नहीं लगाएंगे। मैं बोल दूँगा मेरा किसी और के साथ चक्कर है। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। पहली बार मनोज के लिए मेरे दिल में जगह बनी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई। तुरंत सिद्धार्थ को फ़ोन लगाकर सारी बातें बता दी। सिद्धार्थ तो खुशी से उछल पड़ा। सिद्धार्थ ने कहा, अपने पति को तलाक देकर सीधा शहर आ जाओ। फिर हम लोग यहाँ पर कोर्ट मैरिज या मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। तुम्हारे माता-पिता को मजबूरन हमें अपनाना ही पड़ेगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसके घर का पता ले लिया। 2-3 दिन बाद मनोज को लेकर उसके दिए हुए पते पर शहर पहुंच गई। उसके घर पहुंचकर मैंने मनोज से कहा, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा कोई काम नहीं है और 2-3 दिन बाद तलाक के पेपर भेज देना। उसने आंख नीचे करके कहा, ठीक है, तुम अपने घर में खुश रहना। मैं 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। उसके बाद मैंने सिद्धार्थ का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गई। घर में कोई नहीं था, पर उसने कहा था, हम लोग सब साथ में रहते हैं और सब शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने उससे कहा, अभी घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। हमने खूब बातचीत की, खाया पिया, साथ में खूब फोटो ली। सिद्धार्थ ने कहा, घर के लोग, मम्मी पापा सब बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आते होंगे। तब तक हम लोग सेल्फी लेते हैं। मैंने नोटिस किया कि उसने मेरा फोटो खींचकर किसी को भेज दिया है। उसने फ़ोन रखा और बाथरूम चला गया। तभी मैसेज आया। मैंने पढ़ा। उसके एक दोस्त का फ़ोन मैसेज था। उसने लिखा था, माल बहुत लाजवाब है, मैं लाखों रुपया देने को तैयार हूँ। यह पढ़कर मेरे पसीने छूट गए, मेरे हाथ पैर कांप गए, पर मुझे लगा घबरा कर कुछ होने वाला नहीं है। मैं नॉर्मल हो गई। सिद्धार्थ ने कहा, बैठो, मुझे कोई ज़रूरी काम है, करके आता हूँ। मौका देखकर मैंने बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई और अपने घर जाती तो माँ से क्या बोलती, इसीलिए मैं ससुराल चली गई। मनोज मुझे देखकर चौंक गया। उसने कहा, मैं तलाक के कागजात भेज दूंगा, यहाँ क्यों चली आई, बोला था ना। मैंने रोते रोते सारी बातें बताई और वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आज मैं अपने नज़रों से खुद ही गिर गई थी। रात हुई। मनोज कमरे में आया। हमेशा की तरह चटाई बिछाकर सोने लगा। मैंने रोते रोते पूरी रात बिताया। नींद मेरे आंखों से कोसों दूर था। मैंने मनोज के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, वही सब आंखों के सामने नाचने लगा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ का फ़ोन आया। मुझे उससे नफरत होने लगी। मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। रात को नींद न आने के कारण सुबह आंख लग गई। मैं देर से उठी। मनोज सुबह जल्दी ही चला गया था। मुझे उससे माफ़ी मांगनी थी और अब मुझे समझ में आ गया था, उससे ज़्यादा मुझे प्यार और मेरी चिंता कोई और नहीं कर सकता। सच्चा प्यार क्या होता है सिखा दिया था इस इंसान ने। मुझे समझ में आ गया था, इंसान की असली सुंदरता उसके व्यवहार और बोलने के ढंग से होता है, न कि सिर्फ सुंदर दिखने से। मेरा मनोज सच में दिल से बहुत सुंदर था। मुझे उससे प्यार होने लगा था। जब शाम को घर आया, मैं उससे माफ़ी मांगने लगी। उसके पैरों पर गिर गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे कुछ कागजात दिए और बोला, पढ़कर अच्छी तरह से साइन कर देना।
मैंने कहा, मुझे अब तलाक नहीं, माफ़ी चाहिए तुम्हारी। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं खूब रो रही थी, पर वह एक शब्द नहीं बोला और ऐसे ही चला गया। मैंने सोचा, रात को जब वो आएगा, मैं उससे फिर से माफ़ी मांगूंगी और अपने कमरे में उसके आने की राह देख रही थी। जैसे वह चादर लेकर चटाई पर जाने लगा, मैंने उसे तुरंत रोक उसके हाथ पकड़ लिए और गले लगकर माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, तुमने अगर कागजात पढ़े होते तो ऐसा ना करती। मैंने पेपर्स उठाया और पढ़ने लगी। दरअसल वह जमीन के कागजात थे। उसने खेत की जमीन मेरे और अपने माँ के नाम कर दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसके दिल में इतना प्यार कैसे है। मैं भी यह सोच रही थी, आखिर वह जमीन मेरे नाम क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं 2-3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, वापस से आकर मैं तुम्हें सब बात बताऊंगा। उसने पेपर्स पर मेरे साइन लिए और सुबह सुबह शहर के लिए रवाना हो गया। और यहाँ मैं 2-3 दिन से उसका इंतजार करती रही, पर वह नहीं आया। और 1 हफ्ते बाद उसका मृत शरीर उसका दोस्त लेकर आया। घर में सब दहाड़-दहाड़ कर रोने लगे। मुझे यह तो बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश में आया तो मैं अपने मनोज को एकटक देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो गया कि वह अचानक से। उसके दोस्त ने बताया, मनोज को कैंसर था। कुछ दिनों से वह गुमसुम और घुट-घुट कर जी रहा था। किसी को अपना कोई दुख नहीं बताता था। उसे कुछ अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, पर क्या था यह मैं नहीं जानता। उसी दौरान पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। यह सुनकर मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मुझे समझ में आ गया था कि उसकी बीमारी की वजह मैं हूँ। 1 हफ्ते बाद मनोज के दोस्त ने मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई और बोला, मनोज ने बोला था तुम्हें देने के लिए। मैं भूल गया था उस दिन। मैं चिट्ठी लेकर सास के पास गई और बोला कि मनोज को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो चिट्ठी कैसे लिखा। मेरी सास ने बड़ी हैरानी से कहा, किसने कहा तुमसे उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था? वह तो इंजीनियरिंग पास था, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैंने ही कभी उसको जानने की कोशिश नहीं की। मैं चुपचाप अपने कमरे में आई और चिट्ठी पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, सैफाली, मैं जब तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि तुम सच में बहुत सुंदर लग रही थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया। और एक बात यह भी है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने शहर से इंजीनियरिंग पास की है, लेकिन मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं उनकी ज़मीन को कभी बंजर न बनाऊं और शहर न जाकर यहीं गांव में रहूं। इसलिए मैंने नौकरी न करने का फैसला किया। शादी वाले दिन जब तुमने बताया कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मेरा दिल टूट गया और मैं अंदर ही अंदर घुटता गया। तुम मेरे ही सामने मेरे फ़ोन से उस लड़के से बात करती थी। एक पति होने के नाते वह मेरा हक था, जो तुमने उसको दिया था। मैं खेत में जाता, खूब रोता, रोते-रोते दिन-रात, सोचते-सोचते कब मैं बीमार पड़ गया। मुझे कैंसर हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला और जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तुरंत ही ज़मीन के कागज़ात बनवाए और तुम्हारे नाम कर दिए, ताकि तुम्हें भविष्य में कोई दिक्कत न हो। अब तुम आज़ाद हो। मेरे दोस्त से शादी कर लेना, वह तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। चिट्ठी पढ़कर मैं खूब रोते जा रही थी। शादी के समय मैं 21 साल की थी और आज मैं 40 साल की हो गई।
मेरे घर वालों ने मुझ पर दोबारा शादी करने का बहुत दबाव डाला, लेकिन मैंने मनोज की विधवा बनना ही स्वीकार किया, क्योंकि यही मेरी सज़ा है। लेकिन इसमें मुझे सुकून है, क्योंकि मैं उसके यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। यह चिट्ठी मैं रोज़ सुबह पढ़कर ही अपना दिन शुरू करती हूँ। मैं मनोज से बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि बेहतरीन को पाने के चक्कर में बेहतर को मत खो देना। सुंदरता का असली मोल सूरत में नहीं, इंसान के अच्छे आचरण और व्यवहार से होती है। शादी को बर्बादी में मत बदल देना। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।